नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करें किसान। फसल बोने से पहले मिट्टी जांच बेहद जरूरी। गंगा 5 और 11, डेक्कन 101 और 103 मक्का के हैं उन्नत प्रभेद। किसान भाइयों, टिकाऊ खेती के लिए जितना महत्वपूर्ण मिट्टी की सेहत है, उतना ही जरूरी है बीज की गुणवत्ता। आपको गुणात्मक पूर्ण बीज मिले, इसके लिए प्रदेश में बीज प्रसंस्करण इकाइयां कार्यरत हैं। इन इकाइयों के कार्यों की निगरानी बिहार स्टेट सीड एवं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी यानी बसोका करती है। बसोका द्वारा प्रमाणित बीज ही अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। बीज की गुणवत्ता पर ही खेती की संपूर्ण पैदावार आश्रित है। उसी बीज को उत्तम कोटि का माना जाता है जिसका हर दाना निश्चित वंशावली का हो और पुष्ट हो, शुद्ध हो, अंकुरण क्षमता अच्छी हो, खरपतवार के बीज न मिले हों, रोग एवं कीड़ों के संक्रमण से मुक्त हो तथा जिसमें ऊर्जा भरपूर हो। परंतु ऐसा बीज फसल की कटाई से प्राप्त उपज से सीधे प्राप्त नहीं हो पाता है। उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां बनी रहती हैं। ऐसे दानों को बीज के रूप में बोने से अंकुरण का प्रतिशत घट जाता है। खड़ी फसल पर रोगों तथा सूक्ष्म जीवों का आक्रमण हो सकता है जिसका कुप्रभाव उपज पर पड़ता है। किसानों को शुद्ध बीज उपलब्ध कराने के लिए ही बीज प्रसंस्करण और बीज प्रमाणीकरण की सुविधा सामने लाई गई। बसोका बीज की आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता सुनिश्चित करता है। पशुपालक किसान भाइयों, गर्मी अपने चरम पर है। पछुआ हवाएं रफ्तार से चल रही है। इस समय खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाएं भी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में बेजुबान मवेशियों को आग से बचाने के लिए जरूरी उपाय करने चाहिए। मवेशियों के लिए घर एस्बेस्टोस सीट से ही बनाएं क्योंकि इसमें आग नहीं लगती है। गांव में मवेशियों को झोपड़ी में रखा जाता है और उन्हें मच्छरों एवं कीड़ों से बचाने के लिए किसान भाई धुआं करते हैं। धुआं हमेशा जमीन में गड्ढा खोदकर ही करना चाहिए। यह एक जरूरी उपाय है कि जानवरों के घरों के आसपास पानी की पर्याप्त भंडार जरूर रखें। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात जमुई जिले के मटिया बाजार गांव के प्रगतिशील किसान अर्जुन मंडल जी से, जो पिछले कई वर्षों से दुर्लभ एवं विलुप्त हो रहे औषधीय पौधों की खेती और उनका संरक्षण कर रहे हैं। औषधीय पौधों में मनुष्यों में होने वाली गंभीर और जटिल रोगों के इलाज के रहस्य छुपे होते हैं। इस श्रेष्ठ कार्य के लिए इन्हें राष्ट्रपति के हाथों से किसान सम्मान पुरस्कार से भी नवाजा गया है। किसान भाइयों, हरित क्रांति के बाद उत्पादन बढ़ाने की होड़ में खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का व्यवहार धड़ल्ले से शुरू हुआ। इसका तात्कालीन फायदा तो जरूर नजर आया, लेकिन इसके दीर्घकालीन परिणाम अच्छे नहीं दिखे। धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती चली गई और हमारी खेती टिकाऊ की खेती नहीं रह गई। टिकाऊ खेती के लिए, मुनाफे की खेती के लिए दो चीजें अति आवश्यक है। पहला, जैविक खाद से खेती। दूसरा, फसल बोने से पहले मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच। मिट्टी स्वस्थ और निरोग है या नहीं, इसका पता मिट्टी की जांच से ही चल पाता है। आज प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। चलंत लैब भी किसानों के पास जाकर उनके खेत की मिट्टी की जांच करने के लिए तैयार है। इसलिए किसान भाई अपने नज़दीकी जांच केंद्र में मिट्टी के नमूने लेकर जाएं और मिट्टी की जांच करवाएं। जांच के बाद आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है जिसमें मिट्टी में पोषक तत्वों की मौजूदगी और मात्रा का पता चल जाता है। साथ ही कार्ड में उर्वरकों की अनुशंसा भी कर दी जाती है। इसलिए किसान फसल बोने से पहले मिट्टी जाँच अवश्य करा लें। टिकाऊ खेती के लिए और उत्पादन तथा आमदनी बढ़ाने के लिए मिट्टी जाँच आवश्यक है। साथ ही किसान भाई धीरे धीरे रासायनिक खादों की जगह वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद जैसे जैविक खादों का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जून जुलाई में खरीफ फसलों की बुवाई होती है, जिसके लिए किसान अभी से ही तैयारी में लग गए हैं। धान के बाद मक्का एक प्रमुख खरीफ फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में शामिल है। मोटे अनाज की यह खासियत होती है कि यह कम पानी में जिंदा रहकर हमारे किसान भाइयों को जिंदगी देता है। उन्नत प्रभेदों से की गई मक्का की खेती मुनाफे की गारंटी है। गंगा 5,
11, डेक्कन 101 और डेक्कन 103 एवं गंगा सफेद 2 बिहार की जलवायु के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न सब्जी मंडियों में आज आलू प्याज के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। नया लाल आलू 2700 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 2600 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि लोकल प्याज 2500 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन छिटपुट बादल भी नजर आ सकते हैं। इस मौसम में मूंग की फलियों में कीड़ों के संक्रमण की संभावना बनती है, इसलिए किसान भाई फसल की निगरानी करें। अगर मूंग की फसल पत्ती बोरर से संक्रमित है तो प्रोफेनोफोस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर आसमान साफ रहने पर ही छिड़काव करें। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत से जुड़ी नवीनतम हलचलों को खबरें खेती के माध्यम से। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो है हमारे पशुपालक किसान भाइयों के लिए बेहद खास। छोटे और सीमांत किसान भाइयों के लिए पशुपालन आय का मुख्य जरिया है। ऐसे में आप अपने पशुओं के आवासन से लेकर खान पान का खास ख्याल रखते हैं, साथ ही टीकाकरण भी उतना ही आवश्यक है। तो क्यों जरूरी है टीकाकरण पशुओं के लिए और कब, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजकिशोर शर्मा जी के पास। पशुओं में टीकाकरण क्यों जरूरी है, इसके लाभ क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं RK शर्मा सर, सह प्राध्यापक बिहार वेटनरी कॉलेज पटना बिहार से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे पशुओं को क्या लाभ हो सकता है। किसान भाइयों से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अधिक आर्थिक लाभ के लिए पशुओं में दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आप पशु स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का सबसे पहला प्रमुख प्रमुख बिंदु है वो है टीकाकरण। टीकाकरण का इस्तेमाल अगर आप नहीं समय पर करते हैं तो टीकाकरण के चलते कई बार देखा जाता है कि गांव में पूरा महामारी हो जाता है और गांव में बहुत सारे दुधारू पशु मारे जाते हैं। इसलिए विशेष ज़रूरी है, जैसे खुरहा चपका रोग है, गला घोंटू है, लंगड़ा बुखार है, PPR है, ब्रुसिलोसिस है, एंट्रोटॉक्सिमिया है, बहुत सारे बीमारी है, एंथ्रेक्स है, बहुत सारे बीमारी हैं जिसका टीकाकरण आप समय से पहले अगर करा लें तो आपकी पशुओं में हमको लगता है 10 गुना ज़्यादा खर्च करने से आप बच जाइएगा। जैसे मान लिया आप किसी पशु के लिए आपको 100 रुपया खर्च हो रहा है टीका करने में, अगर उसका इलाज अगर समय पर आप टीकाकरण नहीं करते हैं तो उसका इलाज करने में आपको 1000 रुपया भी खर्च पड़ सकता है या उस पर भी पशु बच नहीं सकता है। और दूध उत्पादन क्षमता जो गिरेगा घटेगा वो तो अलग है। पशुपालक भाइयों को चाहिए कि एक पूरे वर्ष भर का तालिका बनाकर जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, टीकाकरण का जो क्रम है वो फॉलो करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे बीमारी है। FMD है जिसको खुरहा मुंहपका रोग कहते हैं, ब्रुसिलोसिस है, गला घोंटू है जिसको घुरका भी कहते हैं रीजनल क्षेत्रीय भाषा में, और उसके बाद एंथ्रेक्स है, एंट्रोटॉक्सिमिया है, PPR है, बहुत सारे टीटेनस है, बहुत सारे बीमारियां हैं जिससे आप बचा सकते हैं। और 10 गुना कम खर्च में आप पूरे वर्ष भर का एक सुरक्षात्मक कवच उसमें मतलब आपके दुधारू पशुओं के 10 गुना कम खर्च करके एक सुरक्षात्मक कवर आप पशुओं पर लगा सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने टीकाकरण के बारे में काफ़ी विस्तार जानकारी दी है, मैं जानना चाहता हूं कि हाँ, टीकाकरण की अवधि क्या क्या हो सकती है, मतलब कितने से एक टीकाकरण लगने के बाद कितना समय अवधि रहना चाहिए। कुछ टीकाकरण से लाभ जो होता है, इसमें विशेष टीकाकरण का अवधि तो ठीक है, टीकाकरण का अवधि अलग अलग टीका के लिए अलग अलग अवधि है। जैसे मान लिया कि FMD का हम करते हैं,
एफएमडी का करते हैं तो वो 6 माह का अंतराल में होता है। अगर उसका 6 माह अगर किसी पशु का, दुधारू पशुओं का, जैसे पागुर करने वाले जितने पशु हैं, उसको हम उसके इस चमड़ी में 2 ml एफएमडी वैक्सीन डालते हैं, तो उसको हम अगले 6 महीना के लिए सुरक्षा देता है। उसके बाद फिर 6 महीना के बाद उसको रिपीट करते हैं। उसी तरह गला घोंटू है, गला घोंटू वाला बीमारी है, तो उसमें हम 2 ml उसमें उसके चमड़ी में डालते हैं, तो अगले वर्ष के लिए किसी भी उम्र के पशुओं में खुरहा का जो टीका है वो 4 माह के पशुओं में ही दिया जाता है। लेकिन गला घोंटू का जो बीमारी है उसके लिए हम लोग किसी भी उम्र के पशुओं को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ासकर वो रूमिनेंट जो होते हैं, पागुर करने वाले पशु, उसको देते हैं। इसी तरह है ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन है, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन, पॉलीवेंट वैक्सीन है लंगड़ा बुखार के लिए, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन है HSBQ के लिए, HS के लिए, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया जिसको कहते हैं, गला घोंटू कहते हैं, उसके लिए है। उसी तरह एंथ्रेक्स का भी, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन है। बहुत तरह का वैक्सीन है जिसको जो बाज़ार में है, जो अगर हम लोग वर्ष के शुरुआत में दिया जाता है तो आगे पूरे साल भर का उससे सुरक्षा मिलता है। किस किस अवस्था में टीकाकरण दिया जाना चाहिए और इसकी सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए किसान भाइयों को? सावधानियां बरतने के लिए बहुत, अगर आप टीकाकरण पशुओं का, दुधारू पशुओं का कराना चाहते हैं तो सावधानियां बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे पहला बात है कि कभी भी अस्वस्थ, कमज़ोर पशुओं का टीकाकरण नहीं कराएं। अगर पशु जो पूरी तरह से खाना पीना ठीक चल रहा है, स्वस्थ हैं, उसी का टीकाकरण कराएं। पशुओं के लिए ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद पशुओं को टीकाकरण शुरू करने के पहले कृमिनाशक दे दिया जाए, कृमिनाशक से उसका डिवॉर्मिंग करा दिया जाए। हाँ, अगर बाद में भी टीकाकरण के बाद अगर कृमिनाशक देने का ज़रूरत पड़े तो वो पशु चिकित्सक से सलाह करके ही दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले वो टीकाकरण शुरू होने से पहले या टीका पड़ने से पहले ही कृमिनाशक दवाओं का इस्तेमाल करें पशु। इसमें कोल्ड चेन जो होता है कि शीत श्रृंखला का मेंटेन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप पॉकेट में डालें, वैक्सीन जाके किसी और को कभी भी दे दें। और इसके अलावे आप इस बात को विशेष जाना कि उचित मात्रा में टीका, उचित समय पे टीका, उचित जगह पर, उचित मार्ग से टीका देना अति आवश्यक है। अगर इसमें आप थोड़ा भी बदलाव करते हैं तो इससे बहुत हानि होती है। जैसे होता है कि किसान भाई कभी कभी देखते हैं कि पशुओं में टीकाकरण हम लोग करवाए, आप बोले कि फेल कर गया, या जहाँ टीका हुआ वहाँ पूरा लाल हो गया, या सूजन हो गया, या बुखार हो गया। इस बात को ये इसलिए होता है कि आप समय पर उचित मात्रा में उचित समय पर टीकाकरण नहीं कराते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वह कौन सी बीमारियां हैं जिसमें टीकाकरण लगाना बहुत आवश्यक है, जिससे उनको नुकसान न उठाना पड़े? बहुत सारी बीमारियां हैं जो पागुर करने वाले पशु, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो पागुर करने वाले पशुओं, दुधारू पशुओं को टीका किया जाता है। जैसे सबसे पहला है और प्रमुख है, जिससे जो अगर किसी दुधारू पशु को हो जाए, जैसे खुरहा मुंहपका जिसको कहते हैं, FMD कहते हैं, उसमें FMD वैक्सीन या टीकाकरण करते हैं, जो कि 4 माह के पशुओं में दिया जाता है। और उसको 2 ml उसके स्किन में डाला जाता है, उसके चमड़ी में डाला जाता है, जिससे उसको पूरे आगे 6 महीना का बचाव हो जाता है। और ये खासकर गाय, भैंस और बकरियों में दिया जाता है। दूसरा है कि गला घोंटू, जो बहुत स्पेशल है, गला घोंटू बीमारी, जिसमें लोगों को घुरका भी कहते हैं, उसमें 3 ml दिया जाता है, जो कि पूरे वर्ष भर का सुरक्षा देता है पशुओं में, और किसी भी उम्र के पशुओं को दिया जाता है। और 2 ml इसमें दिया जाता है, वो भी स्किन में दिया जाता है, और ये भी पागुर करने वाले पशुओं में दिया जाता है। तीसरा है कि लंगड़ा बुखार, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन देते हैं, लंगड़ा बुखार के लिए देते हैं, जिसको ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, लंगड़ा बुखार के लिए देते हैं। इसमें 3 ml देते हैं स्किन में, जो कि पूरे वर्ष भर का सुरक्षा कवर देता है उसको। और ये भी पागुर करने वाले पशुओं में होता है। ब्रुसेलोसिस है, PPR है जो बकरियों में होता है, टिटेनस है, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन है, जो एंथ्रेक्स में, जिसमें कि ये भी पशुओं को जिसमें एंथ्रेक्स हो जाता है वो पशु बचते नहीं हैं, उनमें तो खून का भी बहुत ये प्रॉब्लम हो जाता है, खून जमता ही नहीं है, वो सारे जितना भी खुला जो छिद्र है, ओरिफिसेज है, उससे खून का बहाव होने लगता है, ये सब। और लेकिन पशुपालक भाई अगर वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं
तो इस बात का बहुत ध्यान दें कि राज्य सरकार के द्वारा कई बार चलाया जाता है। बरसात शुरू होने के पहले और जाड़े में 2 बार टीकाकरण का पूरा कार्यक्रम चलाया जाता है। वो विशेषकर इसलिए चलाया जाता है कि एक स्वस्थ पशु समूह का ये किया जाए। तो इसलिए जब भी राज्य सरकार के द्वारा टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है उसको फॉलो कीजिए और उसमें सहभागिता अपना दर्शाइए, ताकि आपको कम खर्च में या कभी मुफ्त में ही टीका का फ़ायदा हो सके। लेकिन इसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि कोल्ड चेन मेंटेन हो, पशु बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उस टीके का कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को यह जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगले कार्यक्रम में हम फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय के साथ, किसी विशेष अतिथि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना पशुओं में टीकाकरण क्यों है ज़रूरी, और अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। मुर्गियों में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग से क्यों ज़रूरी है उपचार, क्या है इसके बचाव, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के पास। खास कड़ी में हम बात करेंगे मुर्गियों में होने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक कुमार, सह प्राध्यापक, बिहार वेटनरी कॉलेज से। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मुर्गियों में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग होता कैसे है, और ये है क्या, और ये फैलता कैसे है? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चंस है। किसान भाइयों जो मुर्गी पालन करते हैं उसको जो है एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में जो है बहुत अच्छी तरह से जो है जानकारी रखना है। क्या कि एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब ये एक रिसेंट ही बीमारी है, नई बीमारी जो है आई है हमारे मुर्गी पालन के क्षेत्रों में। और जो है ये इसका इतना मतलब संक्रामक दर और मृत्यु दर और सरकार का प्रोटोकॉल है कि अगर एक बार आपके फॉर्म में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस डिटेक्ट हो गया, पहचान हो गया, अगर घुस गया, तो फिर आपका सारा जो है पोल्ट्री का जो जितने भी आप रखे हैं सबको आपको कल करना पड़ सकता है एज पर द रूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और इसके बारे में जो है बहुत सावधानी की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु जनित एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होता है, जो कि H5N1 स्ट्रेन है जो है उससे ये एवियन इन्फ्लुएंजा मुर्गियों में आती है। और ये जो है इसका संक्रमण जो है अगर एक बार फॉर्म में अगर आ गया तो फिर जो है इसका जो हम बताए हैं कि सरकार का बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है कि इसको जो है हम लोग सारे बर्ड को कल करना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ प्रीमिसेस में मतलब जितने भी 4-5 किलोमीटर के रेडियस में जो मुर्गियां हैं सभी को जो है मारना पड़ जाता है, जो बहुत बड़ा क्षति है। और ये मुर्गी पालन में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। इस बीमारी का नाम ही है एवियन जो है फ्लू। तो जैसा कि आपने बताया कि एवियन रोग के बारे में आपने बताया कि ये क्या है, सर इसके लक्षण क्या क्या हैं? मतलब कि अगर किसी मुर्गी में एवियन रोग होता है तो किसान भाई कैसे पता लगाएं कि हाँ इसमें एवियन रोग के लक्षण हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चंस है किसान भाइयों। जो लक्षण बहुत ही आसान है, आपको बस सावधानी से उसको वॉच करना है। ये जो एक आप रानीखेत जो है बीमारी होता है वो भी विषाणु जनित रोग है, और एवियन इन्फ्लुएंजा ये भी विषाणु जनित रोग है। दोनों का मिलता जुलता जो है लक्षण होता है। बस जो है इसमें हम लोग को माइन्यूटली पूर्वक जो हम बातें कह रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान देना है, और अपने आप जो है पहचान में आ जाएंगे, पहचान लेंगे कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा है। मुर्गियां जो है एकाएक सुस्त हो जाती है, बैठ जाती है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा जो है बुखार से ग्रसित हो जाता है। हो जाने के बाद जो है उसके जो है मुंह से, नाक से जो है तरल पदार्थ का जो एक्सक्रीशंस होने लगता है। उसके बाद जो है फिर ग्रीनिश डायरिया जो है पतला दस्त मुर्गियां में जो है स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर उजला दस्त में वो परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जो है मुर्गियां एक एक करके मरना शुरू हो जाता है।
और उसके बाद जो पहचानने का ये लक्षण है कि जो उसके कोम जो होते हैं, गला जो होता है, फेस होता है, वो स्वेल कर जाता है। स्वेल करने के बाद जो है किलनी जो होता है वो रेड शुरू में होता है, उसके बाद जो है ब्लू कलर का आ जाता है। पैर पे जो है पेटिकल हेमरेजेज जो लाल लाल जो है धब्बा आ जाएगा, मतलब वो पेटिकल हेमरेजेज हो जाता है। तो ये सब देखने से जो है हम लोग आसानी से मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारे जो है फॉर्म में जो है एवियन इन्फ्लुएंजा आ गया है, अपने हम लोग पहचान सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके उपचार क्या है? मतलब अगर किसी किसान भाई के मुर्गी को अगर हो जाता है एवियन रोग, तो वो कैसे इसका निदान कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये विषाणु जनित रोग है, वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ का कोई भी जो है सटीक ट्रीटमेंट नहीं है कि कोई भी जो है एंटीबायोटिक दिए वो ठीक हो गया। बस इसको जो है लक्षण के आधार पे हम लोग को इलाज करना है। अगर पशु जो है झुंड में बीमार हो गया है तो उसको इमीडिएट जो है हमको वहाँ से निकाल के आइसोलेट करना है। और मुर्गियाँ में जो है इम्यूनोमोडुलेटर्स जो है ये लोकल जो वेटनरियन है उसको इमीडिएट खबर करना है ना। ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है और बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत ज़्यादा मृत्यु दर है। और एक बात और हम लोग जो प्रमुख जानकारियां हैं कि ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब जो पक्षी से वो मनुष्य में भी फैल सकता है। ये मतलब दूसरे विदेशों में, ठंडे प्रदेशों में जो है इसका जो है रिपोर्टिंग हुआ, कैजुअलिटी हुआ ह्यूमन के केसेस में, मनुष्य के केसेस में, बट हमारे देश में जो है ऐसा अभी तक नहीं देखा गया। बट फिर भी बहुत सावधानी से इसको जो है हैंडल करना है, इसका इलाज करना है, इसके झुंडों को जो है मैनेज करना है। तो हमें जो है तुरंत इमीडिएट अपने वेटनरियन का सलाह लेके उसके बारे का सफाई, उसको जो है कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन्स, इम्यूनोमोडुलेटर और जो है इलेक्ट्रोलाइट्स जो है प्रोवाइड करते हैं कि जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो, डिहाइड्रेशंस हो या एनोरेक्सिक जो फीवर का है तो फीवर का दवाई देके उसको कंफर्ट करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये खुद से जो बचना होता है रिकवर कर लेता है। फिर नहीं तो फिर तो मृत्यु दर इसमें बहुत ज़्यादा है ही। जैसा कि आपने अभी उपचार के बारे में बताया, तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि अगर किसी मुर्गी में अगर ये एवियन इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसका रख रखाव कैसे करें, उसकी देखभाल कैसे करें ताकि वो एक से दूसरे में ना फैले? इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुर्गी का जो है फॉर्म चला रहे हैं तो उसमें जो है बायोसिक्योरिटी एक टर्म आता है। मतलब कि जो भी पैथोजेंस बाहर का है, जो भी बीमारी फैलाने वाला विषाणु या जीवाणु है वो हमारे फॉर्म में नहीं आए, उसके लिए जो है स्ट्रिक्टली जो है बायोसिक्योरिटी हम लोग का जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना चाहिए। कोई भी जो है बाहर से आदमी आए, विजिटर्स आए, हमारे फॉर्म में बिना जो है सैनिटाइज किए हुए नहीं घुस जाए। कोई भी व्हीकल्स जो गाड़ियां होती है, जो मुर्गियां ले जाने वाले, अंडे ले जाने वाले, उसको बिना सैनिटाइज किए हुए अपने फॉर्म में जो है हम लोग नहीं घुसने दें। बाहर से जो जंगली पक्षियां हैं वो जो है हमारे फॉर्म से जो है दूर रहे, हमारे फॉर्म का जो है दाना पानी वहाँ नहीं चुगे या वो अपना बीट नहीं करे, जिससे जो विषाणु है उसके जंगली जो पक्षियाँ होती है वो सब रिजर्वायर होता है। मतलब रिजर्वायर मतलब होता है कि उसके अंदर में जो है विषाणु है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, बट उसमें लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है, बट वही बीट कर देगा हमारे फॉर्म के आसपास। वही बीट से जो है विषाणु अगर हमारे फॉर्म में अगर आ जाता है तो जो है हमारे झुंड को, हमारे जो पक्षी है, जो हमारा बर्ड्स है, उसको इन्फेक्टेड कर सकता है। तो ये बायोसिक्योरिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो है कोई भी नया झुंड आ रहा है, नया लॉट आ रहा है, तो उसको हम लोग वाच करें, आइसोलेट करके उसको देखें कि कोई जो है बीमारी होने का, जिसको कि क्वारंटाइन पीरियड कहते हैं, उस पीरियड को मेंटेन करें, उसके बाद फिर झुंड में लाएं। तो ये फॉर्म, तालाब हो या बायोसिक्योरिटी है, इसको स्ट्रिक्टली हम लोग मेंटेन करें, जिससे कि हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पशुपालक किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि पशुओं में टीकाकरण क्यों है ज़रूरी और साथ ही पालतू मुर्गी पालन में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग और उसके उपचार को। ऐसे ही नई और ख़ास जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त।
नमस्कार। किसान भाई बहन, हमरो चैनल तोरो चैनल जल्दी आवी रहलो छै एकटा नया रंग रूप में।